इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क। नमस्कार, मैं हूं तरुण कुमार और आप देख रहे हैं इंडियन टीवी न्यूज। आइए अब आपको बताते हैं अभी तक की ताजा खबर। वर्तमान में 20 फरवरी को ललितपुर जनपद में तीसरे राउंड में मतदान हुआ, जिसमें ललितपुर जनपद के 9,35,000 मतदाताओं ने अपना मत का प्रयोग किया है। ललितपुर विधानसभा में 4,32,000 लोगों ने मत का प्रयोग किया, वहीं महरौनी में 4,45,000 ने अपने मत का प्रयोग किया। इन लोगों ने मत प्रयोग करके हमारे उत्तर प्रदेश में विधायक के रूप में एक अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे, जिनको जनता चुन के भेजेगी। अभी तक इसके पूर्व में जो भी हमारे यहाँ से 17 के चुनाव में जीतकर जो विधायक ललितपुर आए थे, ललितपुर से महरौनी से जीते थे, रामरतन जी कुशवाहा भारतीय जनता पार्टी से और मनोहर लाल जी पंत महरौनी से जीते थे, और उन्होंने विधायकी के साथ साथ मन्नू कोरी को मंत्री पद से सम्मानित किया था। इन लोगों ने अपने कार्यकाल में उनके अनुसार वो कहते हैं कि हमने अपने क्षेत्र में बहुत विकास किया है, लेकिन जब वो जनता के बीच में मतदान को लेकर गए, उन्होंने कहा कि हम दोबारा प्रत्याशी के रूप में आपके बीच में आए हैं। इसको लेके जनता ने उनसे कई सवाल किए, उन्होंने कई जवाब दिए, कहीं उनका समर्थन हुआ तो कहीं उनका विरोध हुआ। हम इसी बात को लेके आज जनता दरबार में हैं कि हम 2022 का जो भी विधायक बन के आएगा, क्योंकि ललितपुर में त्रिकोणीय संघर्ष है और महरौनी में भी त्रिकोणीय संघर्ष है, लेकिन दो प्रत्याशियों में आपस में ज़्यादा जीत हार का वो रहने की कम उम्मीद है। तो जो ललितपुर में और महरौनी में जो प्रत्याशी रहे हैं, यहाँ पे अगर राजनीतिक बात करें तो भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी के साथ साथ समाजवादी पार्टी, 3 लोगों के बीच ये चुनाव समीकरण टकराव रहा है। अब हम चाहते हैं, हमारी जनता की जो मांग रहती है वो ये है कि हम अपना प्रत्याशी जो भी विधायक बन के आए, उससे हमारी क्या अपेक्षा है। हमारे साथ इस समय प्रेस क्लब के वरिष्ठ संरक्षक और वरिष्ठ पत्रकार पंडित सुरेश नारायण जी शर्मा यहाँ है। यहाँ पे पंडित श्री जयशंकर प्रसाद जी दुबे महामंत्री वरिष्ठ नागरिक हैं। पवन शिवाजी प्रयागराज से विश्व हिंदू महासभा के प्रभारी हैं। आप श्री अक्षय अलिया करुणा इंटरनेशनल के अध्यक्ष हैं। पंडित श्री विनोद चतुर्वेदी जी, अशोक चतुर्वेदी जी, आप अपर निदेशक अभियोजन रहे हैं, वर्तमान में ललितपुर जनपद में अपना निवास बनाए हैं। पूर्व डीजीसी श्री इंद्रपाल सिंह जी यादव जो भी हैं, ये भी एक सीनियर लॉयर हैं। हमारे साथ जनता से श्री पटेलिया जी, पटेल शुभ नाम अतुल कुमार जी पटेलिया जी हैं। आप सूरज सिंह जी राजपूत जी हैं। आप श्री हरिकिशन जी नरवरिया विश्व हिंदू महासभा के जिलाध्यक्ष हैं। अब महेश पटेलिया जी हैं, महामंत्री विश्व हिंदू महासभा के महासचिव हैं। बीटीवी 9 से श्री मनोज चौबे जी करुणा इंटरनेशनल से हैं। आप महामंत्री, आप सुख साहब हैं, परमार है वो करुणा इंटरनेशनल से। मेहरबान सिंह जी, वेद प्रकाश जी लेटोरिया, नीरज शर्मा जी, मुकेश शर्मा जी सामाजिक कार्यकर्ता। हम सबके बीच में ये प्रश्न को लेके आए हैं कि हम अपना जो विधायक चुन के आएगा उससे हमारी क्या अपेक्षा है। सबसे पहले मैं प्रेस क्लब के संरक्षक सुरेश नारायण जी शर्मा से पूछते हैं कि ये क्या चाहते हैं और जनता के बीच में जो विधायक हो वो उनसे क्या अपेक्षा रखते हैं। आज का ये विषय बहुत ही समय अनुकूल है
हमारे संविधान में जहाँ एक और जुडिशियरी, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और प्रेस, ये 4 खंबे माने जाते हैं। तो और इसके अंतर विधायिका के अंतर्गत ये चुनाव, विधानसभाओं का गठन होता है, चुनाव होता है, विधायक जो है चुन के जनता भेजती है। तो ये दायित्व है विधायकों का, जो कि माननीय विधायक मतलब कहे जाते हैं, कि वह जनता का जो 5 साल का आपको भेजा है विधानसभा में, तो आपकी यह दायित्व है कि आप जनता के लिए सच्ची सेवा, उनकी समस्याओं को, और जो आपके दायित्व हैं, चाहे वो सड़क हो, सिंचाई हो, बिजली हो, बेरोजगारी हो, इसके अलावा जो मुख्य मुद्दे हैं किसानों के, और इन सभी बातों पर ध्यान देते हुए सभी समस्याओं पर ध्यान देकर जो है जनता को अधिक से अधिक, जनता को ये एहसास दिलाएं कि हम वास्तव में आपने हमें चुन के भेजा है, तो हम आपकी सेवा के लिए तत्पर हैं, मौजूद हैं और उपलब्ध हैं आम जनता के लिए। तो ये मैं अपने विचार, यही दायित्व है मैं समझता हूँ। चाहे वो ये तो विधानसभा का चुनाव हो रहा, अपने यहाँ अपर हाउस भी है विधान परिषद, तो वो भी इक्वल रैंक कहलाती है, चाहे एमएलसी हो चाहे एमएलए हो। तो इन सभी का दायित्व जो है बनता है, तो जनता की सेवा की, सच्ची सेवा के लिए अपने तन मन धन से जुट जाएं। आप दुबे जी बताएं कि आप कैसा महसूस करते हैं, आपका जो विधायक आने वाला है उससे आप क्या अपेक्षाएं रखना चाहते हैं? वरिष्ठ नागरिकों के लिए क्या आपके विचार रहेंगे कि आने वाला विधायक वरिष्ठ नागरिकों के लिए क्या करे? एक शेर है छोटा सा, ना हिंदू बन के रहे ना मुसलमान बन के रहे, इंसान बन के आया है, इंसान बन के रहे। बहुत बढ़िया। बच्चों को शिक्षा, युवाओं को काम, बुजुर्गों को स्वास्थ्य की सुविधाओं के साथ सम्मान, और चुनाव के 3 दिन 4 दिन पहले से विधायक का जो चाल चलन और विनम्रता झलकती है 4 दिन तक, जिस दिन तक मतदान नहीं होता, वह 5 साल अगर वो झलकाएगा, वैसा काम करेगा, वैसा सोच रखेगा, तो अपने जीवन में विधायक से नीचे नहीं आ पाएगा, मंत्री और मुख्यमंत्री की ओर बढ़ेगा। हमारी यही अपेक्षा है कि ललितपुर जनपद के रोड, सड़कें जैसी दुर्दशा में हैं, मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि गड्ढा मुक्त उत्तर प्रदेश होगा, और हमने तो 5 साल गड्ढा युक्त ललितपुर जनपद देखा है। स्वास्थ्य की सुविधाएं विधायकों की कलम में और सीएमओ की नज़र में तो बहुत रहती हैं, जनमानस को भी उस तरह की सुविधाएं मिलें, और विधायक दिन दूना रात चौगुना बढ़े, हमें इससे कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन जनमानस के प्रति उसकी संवेदना कायम रहे, ऐसा हम विधायक चाहते हैं। पवन जय शिवाजी जी, आप बताएं कि आपकी नज़र में विधायक को आपसे आप क्या अपेक्षाएं रखते हैं? मैं चाहता हूं कि जो भी विधायक बने वह आम जनता एवं आम जनमानस की सेवा में हमेशा तत्पर रहे, सहज एवं सरल स्वभाव का हो, एवं जो भी आम जन की मांग है, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, सुरक्षा, सफाई, एवं जो बेरोजगार युवा हैं उनके लिए भी विशेष रूप से कार्य करे, किसानों के हित में, मजदूरों के हित में एवं व्यापारियों के हित में उनकी जो मांगें हैं उनको पूरा करने में हमेशा तत्पर रहे। मैं चाहता हूं कि ललितपुर का विधायक ऐसा हो कि जो आगे चल के प्रदेश का मंत्री भी बने। जी साहब, आप बताएं कि आप किस तरह के विधायक से अपनी अपेक्षा रखते हैं ललितपुर और महरौनी के लिए? देखिए, हमारा जनपद जो ललितपुर जनपद है वो गांव का जनपद है, और गांव में हमारे यहाँ अधिकांश जनता किसान हैं, जो किसान के रूप में बसर करती हैं। तो सबसे पहले इस बार हम लोगों ने जैसे देखा, खाद की कोई व्यवस्था नहीं थी, तो विधायक जी को ये चाहिए कि वो ऐसी व्यवस्था करें कि पहले से ही हमारे यहाँ इतनी पर्याप्त खाद की उपलब्ध हो जाए कि हमारे किसान को लाइन में ना लगना पड़े।
दूसरी चीज़ ये है कि शहर में तो लाइट जो है आ रही है, लेकिन गांव में 8 घंटे और 6 घंटे भी लाइट नहीं दी जा रही है, जिससे किसान अपनी जो सिंचाई वगैरह नहीं कर पाते हैं। तो लाइट की भी व्यवस्था जो गांव में है, देहात में, उनकी व्यवस्था करें। तीसरी चीज़ ये है कि मुख्य सड़कें तो ठीक ठाक हो गई हैं, लेकिन जो गांव को जोड़ने वाली सड़कें हैं वो गड्ढायुक्त हैं। हालांकि अभी देखिए आप, हमारे यहीं से आप नदी से और अगर यहाँ तक आ जाएं सदर कांटे तक तो आप नहीं पहुँच पाएंगे टंकी तक, इतने गड्ढे हैं। तो सड़क की व्यवस्था भी चाहिए। आम जनता क्या चाहती है सरकार से या विधायक जी से कि पानी, सड़क, सिंचाई और नल, ये सुविधाएं मिल जाएं, बिजली मिल जाए, तो और उसे ज़्यादा कुछ नगद नहीं चाहिए, ना कुछ और चीज़ चाहिए। और तीसरी चीज़ एक हमारे जनपद की सबसे बड़ी समस्या एक और है कि हमारे यहाँ जाखलौन क्षेत्र में खनन का कार्य, मार्गी पत्थर के खनन का कार्य होता था। वहाँ करीब 200 से ऊपर खदानें हमारी बंद हैं, जिसमें कम से कम हमारे 10,000 लोग हमारे रोजगार पाते थे। इसके अलावा हमारे जनपद में रोजगार का और कोई साधन नहीं है। तो हम ये भी अपेक्षा करेंगे कि उस जो मामला फंसा हुआ है खदानों का या रिन्यूअल का, उसको भी निस्तारण कराएं, जिससे हमारे यहाँ के लोगों को पलायन ना करना पड़े दूसरी जगह, वो अपने जो है जनपद में ही रोजगार पा सकें। तो इस प्रकार से हम चाहते हैं कि विधायक जी जो भी आएँ वो इस प्रकार से जनता की समस्याओं का निस्तारण करें, ताकि हमारे यहाँ की जनता को, मुख्य रूप से किसान है और ये पत्थर की खदानों वाले, और सड़क और बिजली ये मिल जाए, तो यही हमारी अपेक्षा है आने वाले विधायक से। आप बताएं कि आप कैसा चाहते हैं कि आपके क्षेत्र का विधायक से क्या क्या उम्मीद है, क्या क्या कल्पनाएं उनसे कराना चाहते हैं, क्या सपने हैं आपके विधायक से? जो भी विधायक महोदय हैं, तो मेरी उनसे अपेक्षा ये रहेगी कि उनका जो दृष्टिकोण हो, कम से कम राष्ट्रीय स्तर पे क्या हो रहा है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे क्या हो रहा है, विश्व का कौन सा देश किस वजह से गरीबी से अमीरी के उच्चतर स्तर पर पहुंचा, कौन सा विश्व का ऐसा देश है जो अमीरी से विनाश की कगार पे पहुंच गया और क्यों पहुंचा, ऐसी कौन सी नीतियां उस देश की सरकार के द्वारा तैयार की गई थी कि जिसकी वजह से एक हंसता हुआ आर्थिक रूप से मजबूत देश भी बर्बाद हो गया। जैसे कि आज हमारे देश में टाटा है, सभी उनका नाम जानते हैं। तो टाटा भी एक पर्शिया देश के निवासी थे, जिसका वर्तमान नाम है ईरान। पारसी उनका धर्म है, पारसी धर्म के लोगों का देश था। एक दिन ऐसा आया कि उस देश में मारकाट मची, उनको वहाँ से भागना पड़ा। काफ़ी समृद्ध देश था और उनको भारत में शरण मिली। अब हमें सोचना है कि क्या हमारा देश उस दिशा में आगे तो नहीं बढ़ रहा है। आज मैं देख रहा हूँ, मीडिया हो या कोई भी हो, इस देश के नागरिकों को, उनकी जानकारी के स्तर को इतना मामूली किया जा रहा है कि जो भी यहाँ से प्रतिनिधि चुने जाएंगे, जो भी सरकार बनेगी, वो वही काम करेगी जैसी कि जनता है। उदाहरण के लिए किसान आंदोलन चला, 9 महीने चला, सबसे कहा गया काला कानून है, इनको वापस करो। हजारों लोगों से पूछा, 1 महीने नहीं 9 महीने चला, पूरा देश जाम हो गया और सभी से पूछा गया कि कैसा है, तो आंदोलनकारियों ने कहा काला है। पूछा गया है कि क्यों है काला, उन्होंने कहा उनने बताया। उनसे पूछा गया, उन्होंने बताया। उनसे पूछा गया, उन्होंने बताया। सब ने कहा काला। वास्तव में वो काला उसमें क्या था मुझे तो नहीं सुनाई दिया। बिल्कुल वही स्थिति हमारे समाज की बनाई जा रही कि हमसे कह दिया जाए कि कौआ कान ले गया, हम कहेंगे कान ले गया, कान नहीं देख रहे अपना। सरिया किसी पर भी आंदोलन चलता है, पूरे देश का घेराव हो जाता है, जनता मुसीबत में आ जाती, 6-6 महीने बेरोजगार दुकानदार हो जाती, जनता हो जाती है, कोई सुनने वाला नहीं है। अब उस कानून में वास्तव में क्या होता है ये कोई पता नहीं करता है। तो जब किसी देश की जनता को जाहिल बना दिया जाता है तो उस देश की सरकारें केवल अपने निजी स्वार्थ के लिए काम करती हैं और कमा के फिर किसी दूसरे देश में चली जाती हैं। उस देश की जनता जो निम्न स्तर की सोच पे पहुंच गई थी, बाद में उनकी संतानें रोती हैं और विनाश के कगार पे पहुंचती हैं। तो मेरी अपेक्षा है कि विधायक जी जो भी हों, उनसे हर महीने पूछा जाए, एक बार
इसी तरह के सम्मेलन में कि राष्ट्रीय स्तर पे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे आपकी क्या सोच है? क्या ललितपुर जनपद, जो मैंने पूरा पश्चिम उत्तर प्रदेश सब देखा है, आज की तारीख में मैं कहता हूँ ललितपुर जनपद सबसे सुंदर है, यहाँ का जीवन सबसे बेस्ट है। लेकिन और जगह जो वहाँ भी ऐसा ही बेस्ट था, लेकिन आज और जगह रात में सो गए तो सुबह का ठिकाना नहीं, इस रात दिन में सो गए तो अपने मकान का ठिकाना नहीं कि मैं कितने दिन बाद इस मकान से निकाल दिया जाऊंगा। तो ऐसी परिस्थिति क्या इस जनपद में बन सकती कि नहीं? इस पर तो विचार करें विधायक जी। अलिया जी, आप बताएं, आप अपने विधायक से क्या उम्मीद रखते हैं और क्या सोचते हैं कि आपका विधायक आपके लिए क्या करे, जनता के लिए क्या करे? विधायक जो आता है वह हम सभी के बीच से आकर विधायक बनता है। उसके साथ राष्ट्रीय चिंतन के साथ उसकी एक सोच होना चाहिए कि जब हम सभी के बीच से आया है तो उसने समस्याएं भी देखी है कि हमारे यहाँ सड़क की जन समस्याएं, कितनी प्रकार की समस्याएं हैं। अगर उन समस्याओं को लेकर वो घर में छिपकर बैठ जाए और जनता से मुँह मोड़ ले तो उसको जनता किस प्रकार से नकारती है, इस 5 साल में लोगों ने देख लिया है। और हमें उम्मीद है कि अब जो विधायक आएगा, जो भी आएगा, उसको जनता मजबूर करेगी और जो जन समस्या है उसको आगे लाकर उसको खींचकर इसी प्रकार से विकास की ओर ले जाएगी, जिससे ललितपुर का विकास हो और ललितपुर के साथ साथ जो हमारा प्रदेश का विकास हो। मेरा विधायक से एक और अपेक्षा है कि जिस प्रकार से जनता ने विश्वास से आपको किसी दल से साथ जुड़कर आपको उस कुर्सी तक पहुंचाया है, उस दल के प्रति निष्ठा बनाए रखे। कहीं ऐसा ना हो कि वह दलगत राजनीति में जाकर ललितपुर की समस्याओं को नज़रअंदाज करके अपना उल्लू सीधा करके आगे बढ़कर अपने जो एक इसको विधायक की सीट को एक कमाऊ वो व्यापारिक सीट बना ले। अभी सब लोगों की बातों में निकल के ये आया है कि विधायक से अपेक्षाएं तो बहुत है, देश के साथ साथ इंटरनेशनल की भी समस्याएं विधायकों से उम्मीद है। पटेल जी, आप बताएं, आपको कैसा विधायक की आवश्यकता महसूस करते हैं? क्योंकि विधायक एक जनता से ही चुन के जाता है, लेकिन एक जनता का भी दायित्व है कि विधायक का साथ दें। लोग अभी आप देख रहे हैं कि जैसे सभी लोग विधायक पर थोप दिए जाते हैं कि विधायक ने काम नहीं किया, लेकिन जनता का भी तो अपना दायित्व है कि जनता ने क्या काम किया है, इस पर कोई विचार नहीं करा। जैसे अभी कुछ दिन पहले यहाँ पे डिबेट चल रही थी कि जो पुरानी पेंशन योजना है उसको लागू कर दिया जाए और नई पेंशन को लागू नहीं किया जाए। तो आप देख सकते हैं कि पुरानी पेंशन को लागू क्यों किया जाए। आप देख रहे हैं कि अभी बोला जा रहा था कि एक जो टीचर है, कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट है, वो 90,000 रुपये पर रिटायर्ड होता है। जैसे हम जैसे बेरोजगार हैं जो 10 साल से इस बात के लिए तैयारी कर रहे हैं कि अब वैकेंसी आएगी, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति 90,000 पर रिटायर्ड हो रहा है तो उसको पेंशन 45,000 रुपये दी जाएगी, जबकि इस पर कोई ने विचार नहीं रखा है। उस 45,000 रुपये में 2 नए युवाओं को रोजगार दे दिया जाएगा। तो इस पर हमारी उम्मीद है कि सरकार इस पर विचार करे, ना कि इस पर विचार करे कि हम पुराने लोगों को क्या दे रहे हैं, क्योंकि हमारे शास्त्रों में भी लिखा है कि इंसान की उम्र को 60 के बाद इंसान को सब कुछ त्याग कर सांसारिक जीवन को त्याग देना चाहिए, लेकिन आज भी लगे हुए कि हमें 60 के बाद पेंशन चाहिए, मर जाना चाहिए। मैं होने वाले अपने जिले के विधायक से, अपनी विधानसभा के विधायक से यह उम्मीद करता हूँ कि वे विधायक जो भी अपने पार्टी से विधायक चुन के यहाँ हैं, उनसे मैं ये उम्मीद रखता हूँ कि वो जातपात, द्वेष भावना अपनी विधानसभा की जनता के साथ न्यायपूर्वक कार्य करें और अपनी विधानसभा के लिए संतोषजनक काम करें, जिससे उनकी विधानसभा की जनता खुश रहे। और यही मैं आने वाले विधायक से कामना करता हूँ। आप बताएं राजपूत जी, आप अपने क्षेत्र के विधायक से क्या उम्मीद रखते हैं? हमारे क्षेत्र के जो विधायक नए चुन के आएंगे वो जिस प्रकार अपने पूरे क्षेत्र में वोटिंग के लिए गांव-गांव, शहर-शहर, मोहल्ले गए थे वोट मांगने के लिए, उसी प्रकार जीतने के बाद उन्हें 5 साल उन सारे व्यक्तियों का ध्यान रखना चाहिए और उनकी जो भी समस्याएं हों उन समस्याओं के लिए सुनना चाहिए, निवारण करना चाहिए। और साथ साथ अगर वो कहीं लखनऊ गए हैं या कोई गए हैं तो अपना एक प्रतिनिधि अपने निवास या अपने ऑफिस में छोड़ के रखें, जिससे उन समस्याओं का बिल्कुल निराकरण किया जा सके। आप बताएं पटेल जी, आप अपने क्षेत्र के विधायक से क्या उम्मीद रखते हैं? विधायक एक जिला का प्रतिनिधि होने के नाते पूरे जिले के पिता तुल्य है और एक विधायक को पिता की हैसियत से ही पूरे जिले को देखना चाहिए। कम से कम महीने में एक बार किसानों की समस्याओं के लिए स्पेशल एक दिन उनको देना चाहिए
कि किसान इसमें सिर्फ किसान आके अपनी समस्याएं दे सकते हैं और बाकी के लिए 2-3 दिन का समय दें। हर महीने 2-4 दिन का समय उनको देना चाहिए कि जिससे जो भी समस्या हैं आज सुनी नहीं जाती है, कम से कम उनका निराकरण हो सके। और जो भी व्यक्ति एक बार समस्या दे चुका है उसको अगली बार लाइन में नहीं लगना पड़े, तो उसको 1 माह के अंदर उसकी समस्या का निराकरण किया जाए। किसानों की मूल रूप से होने वाली समस्याओं का निराकरण निष्पक्ष रूप से किया जाए, हम आगामी विधायक जी से यही आशा रखेंगे। क्या भाई आप बताएं, आपको अपने विधायक से क्या उम्मीद है? सबसे पहले शर्मा जी नमस्कार। हमारा शहर बहुत सुंदर है और यहाँ की जनता ने जब से यहाँ पर प्रतिनिधि बनाने का प्रचलन शुरुआत हुई है, विधायकों को चुना है, बड़े शानदार तरीके से चुना है, जातिगत आधार से हट कर के चुना है। लेकिन है क्या, यहाँ पर मंत्री पद भी मिले लोगों को, लेकिन कार्यक्रम क्रियान्वयन में इच्छा शक्ति का अभाव होना सबसे बड़ा कारण रहा है। केंद्र सरकार, राज्य सरकारों की योजनाएं बहुत शानदार रहती हैं, किसी भी पार्टी की रही हो, लेकिन उसको क्रियान्वयन कराने में हमारे शहर के जो विधायक रहते हैं, जिनको यहाँ की परिस्थितियों के बारे में पता है, उन परिस्थितियों को क्रियान्वित रूप से सबके साथ जुड़ करके करने में अपनी इच्छा शक्ति का होना बहुत जरूरी दर्शाता है। जब तक कोई भी विधायक अपनी इच्छा शक्ति को कार्य के प्रति, जिस तरीके से वो चुनाव में खड़े होने के लिए अपनी इच्छा शक्ति रखता है, उसी प्रकार से अगर वो कार्यक्रम क्रियान्वयन में अपनी इच्छा शक्ति रखेगा तो ऐसी बात नहीं है। केंद्र और राज्य सरकारों की ऐसी शानदार योजनाएं रहती हैं जो इस शहर को बहुत सुंदर बना सकती हैं। और ऐसा नहीं है करोड़ों हजारों करोड़ रुपए इस शहर के लिए मिला होगा, लेकिन जब हम देखते हैं तो सिर्फ छतें हम लोगों ने बना दी हैं, बाकी जो योजनाएं के लिए पैसा आया था वो या तो आधा वेतन में चला गया या आधा अन्य चीजों में चला गया, भ्रष्टाचार में चला गया। सर्वप्रथम नमस्कार शर्मा जी को। ललितपुर का विधायक ऐसा हो जो ललितपुर की मूलभूत सुविधाएं हैं, रोटी कपड़ा और मकान जनता चाहती है। ना तो ललितपुर में अभी तक कोई रोजगार के लिए कोई इंडस्ट्री है, सबसे बुंदेलखंड का पिछड़ा जिला माना जाता है ललितपुर। किसानों की समस्याएं दिन प्रतिदिन रहती हैं। मैं तो ये चाहता हूँ कि सिर्फ 2 काम ललितपुर में हो जाएं, एक रोजगार, 2 इंडस्ट्री लग जाएं, जिससे हजारों लोगों को रोजगार मिल जाए, ललितपुर से पलायन न करना पड़े, और अच्छे से अच्छे इंस्टीट्यूट जो शिक्षा के लिए और हर वर्ग के लिए उपयोगी हो, ऐसे इंस्टीट्यूटों को खोला जाए जिससे ललितपुर की जनता के गरीब लोग पढ़ सकें, बच्चे पढ़ सकें उनके, और 2 इंडस्ट्री लग जाए जिससे रोजगार मिले, जिससे ललितपुर का पलायन होने से बच सके। हमारा ललितपुर जिला बुंदेलखंड का सबसे सुंदर जिला है, लेकिन जिस प्रकार से अन्य जिलों, अन्य प्रदेशों में जिलों को जो लाभ मिलता है और जो उन्हें सम्मान मिलता है, हमारे जिले को केवल पिछड़ा कह के निकाल दिया जाता है। हमारे ही प्रतिनिधि हमारे जिले को पिछड़ा कह के नीचे लाते हैं, जबकि अन्य जिलों को हम देखते हैं कहीं सांस्कृतिक क्षेत्र में हो, पर्यटन क्षेत्र में हो, धार्मिक क्षेत्र में हो, तो अपने जिले का सम्मान गौरव बढ़ाने का काम करते हैं अन्य जिले के प्रतिनिधि। लेकिन हमारे जिले के जो प्रतिनिधि बनते हैं वो जिले में किसी प्रकार से, हमने जब भी कभी देखा है किसी भी भाषण में या किसी भी सभा में, तो हमारे जिले को केवल पिछड़ा कहा जाता है। इससे हमारे जिले का सम्मान गौरव घटता है। और हम अपनी अगर प्रतिनिधि की बात करें तो हमारे प्रतिनिधि ऐसे हैं कि उनसे अगर एक बार कोई बात कह दी जाए तो वो मानते नहीं हैं, ना सुनते हैं। हमने एक बार मंदिर की छत के लिए भी कहा था अपने प्रतिनिधि से कि श्रीमान जी, बरसात का मौसम है, खुले में महिलाएं भजन संध्या करती हैं, और इस प्रकार से हमने उन्हें लिखित एक पत्र भी दिया था, लेकिन उनने किसी प्रकार से कोई जवाब नहीं दिया था। तो उन्हें ये भी नहीं लगता कि हमारी जनता, उन्हें जनता को पूर्णतः अपने परिवार की तरह समझना चाहिए और इसका निराकरण करना चाहिए। हम तो ये आशा करते हैं। आप बताएं कटारे जी। हमारे यहाँ जो भी विधायक चुन के आएंगे वो लोगों, युवाओं के लिए रोजगार की सुविधा कराएं। जो यहाँ के युवा बाहर जाते हैं काम के लिए, यही रोजगार की व्यवस्था की जाए, यही हमारी विधायक जी। शर्मा जी आप बताएं। चर्चा का विषय है विधायक जी से अपेक्षा है। आदरणीय चतुर्वेदी जी अभी एक बात कह रहे थे कि शिक्षित समाज और अशिक्षित समाज, चूँकि विधायक भी इसी समाज से आता है, तो अपेक्षाएं तो हम उससे रख पाएंगे ना। मैं यहाँ प्रश्न ललितपुर के विधायक का नहीं है, जनप्रतिनिधि का, पूरे भारत के जनप्रतिनिधियों की स्थिति है कि अगर योग्य व्यक्ति है
अपेक्षाएं तो उसी से रखी जाएंगी, क्योंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था है और लोकतंत्र की व्यवस्था में सबसे बड़ी अव्यवस्था ये है कि योग्यता के आधार पर तो चयन होता नहीं, बहुमत के आधार पर चयन होता है। अब क्या किया जाए, हम अपना एक सुझाव दे रहे हैं मात्र कि जो भारत की प्राचीन व्यवस्था है, जैसे उदाहरण के तौर पे हमें कहीं जाना है, या तो खुद का वाहन हो, नहीं हो तो किराए का ले लेते हैं। योग्यता नहीं है, बौद्धिक स्तर अच्छा नहीं है, क्योंकि विधायक जो कहा जाता है कि ये काम नहीं कर पा रहा या कोई कुछ नहीं कर पा रहा, उसके मूल में कहीं ये भी बात है कि उनकी इच्छा शक्ति, एक इच्छा शक्ति होनी चाहिए, उतनी है विकास करने की नहीं, या फिर कुछ समझ में ही नहीं आता कि करें तो क्या करें। तो हमारी जो प्राचीन परंपरा है मंत्रिमंडल की, जो हमारे नगर के प्रबुद्ध लोग हैं, तो विधायक जी को, यहाँ के विधायक नहीं, कहीं भी अगर वो ऐसी स्थिति है तो 4 लोगों का एक समूह तैयार करें अपने व्यक्ति, और महीने में एक बार बैठ के एक सबसे सुझाव लें कि हम क्या करें, कैसा करें, तब तो कुछ संभव है। अब एक व्यक्ति को जनता ने वोट डाल दिया किसी पार्टी के आधार पर, अब उसकी व्यक्तिगत योग्यता क्या है, क्या क्षमता है उसमें कुछ करने की नहीं, पहला प्रश्न तो ये है। वो अगर नहीं है तो वो भाई गाड़ी खुद की नहीं तो किराए की ले लो, बुद्धि खुद की नहीं तो 4 जो प्रबुद्ध लोग हैं उनको सुझावने के काम करो, तब तो कुछ हो पाएगा। बस इतना ही। आप बताएं। धन्यवाद भाई साहब, शर्मा जी ने बहुत अच्छा बोला। हम भी यही कहना चाहेंगे, खैर एक शब्द हम लोगों के लोकतंत्र में इस्तेमाल होता है, उपयोग करते हैं, मतदान। हम जनता है, हम दान करते हैं, और आप हमसे दान लेते हैं तो जो लेने वाला सेवक होता है, आप जनता के सेवक बन के काम करें, ना कि विधायक बनने के बाद आप वही जनता के बाप बन जाएं और हम तरसे और आप अपने घर पर बरसो। दूसरी बात, अगर कोई विधायक बनने की सोच रहा हो, हम कैसा चाहते हैं, कम से कम किसी सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से 4 वर्ष का समाज सेवा का कोर्स करना चाहिए, कम से कम स्नातक होना चाहिए, और विधायक की पात्रता उसको होनी चाहिए जो अपने नाम के पीछे से जातिगत ये चीज़ें हटा दे। धन्यवाद। जैसा कि अभी सब बात जो निकल के आई है कि हर आदमी, हर जनता ये चाहती है कि उनका जो जनप्रतिनिधि है वो जनता के बीच में रहे, जनता के साथ रहे। और नीरज जी ने बताया कि एक ग्रुप बना के किराए पे वो बुद्धि उधार ले सकता है, अगर उसके पास नहीं है। जैसे चतुर्वेदी जी ने कहा कि अब यहाँ तो एक विवाद यही हो रहा है कि ज्ञान की बात है, हमारे चतुर्वेदी जी इंटरनेशनल बात कर रहे थे, तो वहाँ तक तो हमारे यहाँ के विधायकों की सोच तो बहुत उस तरफ पहुँच रही है, नहीं पहुँच रही है, तो एक बहुत बड़ा प्रश्न है। मोबाइल हाथ में पूरी दुनिया एक क्लिक पे है। अभी हाल में, अब हम आपको आगे ले चलते हैं, हमारे जो जनपद में जो 2017 में चुनाव जीत के जो विधायक आए थे, रामरतन जी और मनोहर लाल जी पंत। मनोहर लाल जी पंत हमारे यहाँ पे श्रम मंत्री रहे और रामरतन जी विधायक रहे। इन दोनों के 5 साल के कार्यकाल को जनता ने इनको जो इनाम में दिया है, वो जगह जगह इनके नाम पर मुर्दाबाद के नारे लगे, लोगों ने इनको गांव में घुसने नहीं दिया, कई जगह इनको लेकर मतदान का बहिष्कार किया गया कि हमारे गांव की सड़कें ठीक नहीं है, और जनता ने इन विधायकों का वो इनके खिलाफ में खड़े होकर मतदान का बहिष्कार किया। इन परिस्थितियों में हमारा जो विधायक आने वाला है, जनता चाहती है कि अब जो विधायक आए वो जनता के बीच में जाए तो जनता उसे सम्मान से बुलाए, सम्मान से सर पे बिठाए। अगर वो जनता के बीच रहेगा, जनता की बात सुनेगा, जनता के हित में काम करेगा। जैसा कि अभी सब लोगों ने इस बात को बार बार दोहराया है कि जनता के बीच विधायक को रहना चाहिए, जनता को। तो हम अब ये चाहेंगे कि जिस तरह मन्नू कोरी का, मनोहर लाल जी पंत मन्नू कोरी का और रामरतन के साथ हुआ, अगर ये विधायक नहीं करेगा काम 5 साल 22 से 27 के बीच, तो जनता उसे किस तरह का इनाम देने का प्रयास करेगी। श्री इंद्रपाल सिंह जी। देखिए, जनता अब धीरे धीरे जागरूक होती जा रही है और जनता को अपने अधिकार अब धीरे धीरे
जैसे जैसे वो शिक्षित होती जा रही है, जैसे जैसे उनको अब जानकारी होती जा रही है कि हमारे क्या अधिकार हैं और क्या हमारे राइट्स हैं, तो इस प्रकार से अब अगले 5 साल में तो ये स्थिति आएगी कि यदि विधायक जी काम नहीं करेंगे तो वो किसी भी गांव में घुस नहीं पाएंगे और ना ही किसी से वोट मांगने की उनकी हैसियत होगी। तो अभी तक जो पिछले 5 साल में जो वर्तमान में अपने यहाँ विधायक रहे हैं वो तो यही कहते रहे कि हमारे अधिकारी नहीं सुनते, हमारे अधिकारियों के पास चलती ही नहीं है। और इसी बात को लेकर गांव के लोगों ने उनका विरोध किया है। जैसे भी गांव में गए तो उन्होंने कहा विधायक जी हम आपके पास गए थे और आपने ये कहा था कि हमारी नहीं सुन रहे अधिकारी हमारी नहीं सुन रहे। तो जनता की बहुत छोटी समस्या होती है, जो गांव का आदमी है, आम पब्लिक है, उसकी मामूली सी छोटी सी समस्या होती है जो उनके फ़ोन करने से ही समाधान हो सकता है। बाकी जो सड़क है, बिजली है, पानी है और शिक्षा है, ये शासन से योजनाएं आती हैं, उनको केवल आपको क्रियान्वयन कराना है अपने पद के द्वारा। तो ये अगर इतना सा काम कर लें, 4 चीज़ों पे जो भी प्रतिनिधि है, सड़क, बिजली, पानी और शिक्षा, इन 4 चीज़ों पे, और इसके अलावा जो जनता की एक समस्या होती है सबसे छोटे स्तर की सिपाही और देखभाल, इससे ज़्यादा बड़ी उसकी कोई समस्या नहीं होती है। और जो खाद और खाद की भी समस्या एक अपने यहाँ पहले कभी नहीं रही, लेकिन पिछली बार एक खाद की समस्या भी देखने को मिली। तो इन चीज़ों पर अगर काम कर लें तो विधायक जो है जनता उनका स्वागत करेगी, सिर पर बिठा लेगी। और अगर इस छोटी छोटी भी समस्याएं अगर नहीं करते हैं तो जनता बिल्कुल सिरे से नकार देगी और अगली बार वो ना तो खड़े होने लायक रहेंगे और ना ही जो है जनता के बीच जाने के लायक रहेंगे। ललितपुर जनपद में एक लंबा दौर राजनीति का एक राजनीतिक परिवार ने भी बहुत उठाया है। करीब 30 से लेकर 35 साल 37 साल तक ललितपुर में बुंदेला बंधु ने राजनीति की है। ग्राम प्रधान से लेके सांसद 2 बार रहने के बावजूद भी ललितपुर की जनता आज वहीं खड़ी है जो आज से जब जनपद बना था 1974 का वहीं पे है। उनसे उम्मीद लोगों ने बहुत लगाई थी और ये था कि जनपद का विकास होगा। जैसे कि हमारे अभी भाई ने कहा कि बेरोजगारी एक समस्या है, ललितपुर में उद्योग विहीन ये जनपद है। अगर यहाँ पे 2-3 उद्योग भारी आते हैं तो कम से कम हमारे बेरोजगारों को एक रोजगार की कि ललितपुर में एक बजाज थर्मल पावर प्लांट लगा है, जिस समय वो लगाया गया था उस समय सुश्री मायावती जी उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री थी और केंद्रीय मिनिस्टर हमारे स्थानीय सांसद प्रदीप जैन जी थे। उस समय जब पहला MOU हुआ मायावती जी के साथ, उस समय ललितपुर जनपद में ये जब बात आई तो किसी ने भी उस समय ये बात करने की कोशिश नहीं की, किसी भी नेता ने, न विधायक ने, न सांसद ने और न मंत्री जी ने, कि अगर बजाज प्लांट लग रहा है तो हमारे यहाँ के जनपद के बेरोजगारों को, अगर हमारे जनपद में उद्योग लग रहा है तो हमारे यहाँ के युवाओं को बेरोजगारी को दूर करने का मौका मिलना चाहिए। साथ ही साथ किसी ने यह भी नहीं कहा कि हमारे क्षेत्र की ज़मीनें एक्वायर हो रही, हमारी ज़मीनें लेके यहाँ पे उद्योग लग रहा, तो जिनकी ज़मीनें जा रही हैं उसी परिवार के किसी व्यक्ति को जो जिस स्तर का एजुकेशन लेके रहा है उसको वहाँ पे नौकरी मिलना चाहिए, लेकिन नहीं दी गई। तो इसमें हम सभी लोगों से ये बात पूछना चाहते हैं कि अगर उद्योग लगेगा तो उसमें जनता की भागीदारी के लिए हमारे क्षेत्र जो प्रतिनिधि हैं ये क्या प्रयास करेंगे। अगर इनका प्रयास होगा तो निश्चित ही हमारे जनपद में बेरोजगारी दूर होगी। भारी उद्योग के लिए हमारे नौजवान सारे विश्व में भारत की मैन पावर का सम्मान है। अगर विश्व में अगर भारत की कोई पूछ करता है या सम्मान देता है तो वो हमारे यहाँ के भारत के नौजवान हैं, जिनकी दम पर ये भारत पूरे विश्व में आज नाम कर रहा है। उसके लिए हमारा मैन पावर महत्वपूर्ण है, लेकिन दुर्भाग्य है कि उस मैन पावर का हमारे जनपद के, हमारे प्रदेश के, हमारे देश के उद्योगपति उसका लाभ नहीं ले रहे। अब हम पूछेंगे, आप लोग बताएं कि अगर उद्योग लगता है तो किस तरह की योजना हमारे जनप्रतिनिधि को रखनी चाहिए, आप बताएं पटेल जी। अगर भारी उद्योग ललितपुर में लगता है तो हमारे जनप्रतिनिधि का उत्तरदायित्व क्या होना चाहिए, जिससे हमारे नौजवान भटके नहीं, पलायन ना हो और उनकी एजुकेशन का सही लाभ वो उठा सके, उनके परिवार को उसका अंश लाभ मिले।
पहली बात तो ये है कि जब भी कोई प्लांट या कोई फैक्ट्री लगती है तो सरकार को एक उसमें आदेश करना चाहिए कि 50% तुम बाहर की मजदूर रखो, 50% गृह जिला के आपको मजदूरों को नौकरी देना चाहिए, जिससे कि उस जिले में कुछ समृद्धि हो। ना तो उस प्लांट लगने का फायदा क्या सिर्फ नाम मात्र के लिए रह जाएगा कि प्लांट ललितपुर में लगा दिया गया, लेकिन ललितपुर वासियों को 1% भी उससे फायदा नहीं है। उससे कई गाँव जो उसकी डस्ट निकलती है उसको सूंघते हैं तो सांस के पेशेंट हो रहे हैं और बेरोजगारी बढ़ रही है, उसमें साथ में बीमारी भी बढ़ रही है, लेकिन फायदा तो एक रत्ती नहीं हो रही है। आने वाले समय में अगर जनप्रतिनिधि से आप अपेक्षा रखते हैं कि उद्योग लगे, अगर लगता है तो आप क्या चाहेंगे? अगर नहीं करेंगे, वो उद्योग में अगर आप लोगों की भागीदारी नहीं करेंगे तो क्या करेंगे आप? हम यही चाहते हैं कि 50% की भागीदारी गृह जिले की हो, नहीं होगा तो उनका आंदोलन पब्लिक और जो यहाँ का समाज है, जिले के पब्लिक है, जिस एरिया में लगेगा वो बिल्कुल आंदोलन करेगा। आप बताएं नरवरिया जी, अगर ये स्थिति बनती है, उद्योग लगता है और जनप्रतिनिधि की उदासीनता के कारण बाहर के लोग आके यहाँ नौकरी करेंगे, तो उस समय आप क्या अपेक्षा रखते हैं उससे? बिल्कुल जनप्रतिनिधि का विरोध करेंगे और ललितपुर में कोई भी भारी उद्योग लगता है तो सर्वप्रथम ललितपुर में जितने युवा हैं जिस स्तर की शिक्षा लिए है सबसे पहले उन्हीं की भर्ती की जाए। इसके बाद यदि कमी पड़ती है तब बाहर के व्यक्तियों को रखा जाए, अन्यथा उसकी कोई जरूरत नहीं है और प्रतिनिधि को सबसे पहले यही चीज को देखना है। बताएं चतुर्वेदी जी, आप अगर परिस्थितियां बनती हैं और जनप्रतिनिधि भारी उद्योग के लिए प्रेरित किया जाता है तो ललितपुर की जनता क्या अपेक्षा रखेगी? जहाँ तक हमारा सुझाव के बाद हम अगर काम नहीं किया तो हटा देंगे, उसका हर वर्ष मूल्यांकन हो काम का, और कुछ ना हो तो जनता के द्वारा निंदा प्रस्ताव तो पारित कर ही दिया जाए। बहुत बढ़िया बात की बात मैं देख रहा हूँ कि इस जनपद में उच्च स्तरीय मेडिकल फैसिलिटीज का अभाव है और पूरे जनपद से लोगों को बाहर अधिकतर इस जनपद वालों को जाना पड़ रहा है। कई लोग तो महंगा और गलत इलाज इस जनपद में केवल इसलिए कराते रहते हैं कि उनके सहयोग के रूप में जाने को उनके परिवार में कोई नहीं है। तो मेरा एक सुझाव है कि पूरे जनपद के लिए एक संस्था का गठन किया जाए, उसमें 10 लड़के लड़कियां इकट्ठी हो जाएंगी, सबके चंदे से बन सकता है, विधायक जी का मार्गदर्शन मिल जाए, मैं स्वयं अपनी सामर्थ्य के अनुसार उसमें चंदा देने को समर्थ हूँ, ताकि कई लोग जो यहाँ का महंगा इलाज करा करके अपनी मौत की ओर ढकेल दिए जाते हैं सिर्फ इस वजह से कि उनको ले जाने वाला, वहाँ उनके साथ रहने वाला कोई नहीं था, इस वजह से वो महंगा इलाज कराया और मौत के मुंह में भी चले गए। अगर ऐसी सुविधा होती है तो ये सुविधा बहुत बड़ी चीज बिल्कुल ही नहीं है। पूरा जिला इसमें सहयोग करेगा, सब अपनी सामर्थ्य के अनुसार करें और पूरे जिले का भला होगा। जैसा कि चतुर्वेदी जी साहब ने कहा स्वास्थ्य को लेके, हम बता दें आपको कि राष्ट्रीय ग्रामीण मिशन स्वास्थ्य अभियान ये सारे भारत में लागू है और सबसे बड़ा बजट राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य पर खर्च होता है। इसके बावजूद भी हमारे जनपद में 500 बेड की मेडिकल बनने जा रही है, 200 बेड का हॉस्पिटल है, लेकिन दुर्भाग्य है डॉक्टर नहीं है, स्टाफ नहीं है, स्टाफ नर्स नहीं है, किसी भी डॉक्टर का स्पेशलाइजेशन नहीं है। और ये दुर्भाग्य है कि यहाँ से जब कोई इमरजेंसी में भर्ती किया जाता है तो सीधा सा डॉक्टर लिखते हैं रेफर टू झांसी, और उस कारण से मरीज की स्थिति रास्ते में झांसी पहुँचते पहुँचते वो परिवार का एक साथी अपना खो देता है। ये इस जनपद की एक बहुत बड़ी पीड़ा है जो चतुर्वेदी जी ने। अलिया जी आप बताएं, अगर जनपद में भारी उद्योग विधायक या उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से लगता है तो आप क्या अपेक्षा रखते हैं कि ललितपुर के लोगों को रोजगार मिले? में लगता है उसके साथ साथ जो हमारे यहाँ पे प्रस्तावित है, जैसे एरोड्रम है, मेडिकल कॉलेज है, अभी जो बड़ी योजना जो दो प्रस्तावित है, सबसे पहले इसमें ललितपुर के लोगों की भागीदारी कुछ % होनी चाहिए। साथ ही जो भी प्रोजेक्ट लगता है उसमें कम से कम ललितपुर के लोगों की 50% भागीदारी और इसका लाभ ललितपुर के लिए 50% मिलना चाहिए। अगर नहीं मिलता है तो विपक्ष के लोग जो चुपचाप बैठ जाते हैं वे जनता के साथ उठ खड़े हों, जिससे ललितपुर का विकास हो सके। आप बताएं दुबे जी, आप क्या उम्मीद रखते हैं इन विधायकों से? अगर ये भारी उद्योग लगवाते हैं
नंबर एक, आपने पहले प्रश्न किया था कि विधायक अगर आपकी बातों पर खरा नहीं उतरता तो क्या किया करेंगे आप उसके साथ। विधायक जी जब 5 साल हमारे घर के सामने से निकलेंगे नहीं, मार्केट में दिखेंगे नहीं, अपनी जुगाड़मेंट में लगे रहेंगे, तो उनके साथ क्या पनिश किया जा सकता। दूसरी चीज जो आपने उद्योग धंधे की बात की है, जिसकी जमीन जा रही है, जिस क्षेत्र में लग रहा है, उसका ये अनुबंध होना चाहिए कि जिसकी भूस्वामी के परिवार से उसके किसी एक व्यक्ति को उसकी योग्यता के अनुसार उसमें लिया जाएगा। दूसरी चीज, जो जिस जनपद में, जिस तहसील में, हमारे यहाँ 2 विधानसभा हैं, जिस विधानसभा में ये लग रहा है तो उस विधानसभा या उस जनपद के लोगों को प्राथमिकता दी जाना चाहिए। मैं ये नहीं कहूँगा कि कक्षा 10 पास वाले को इंजीनियर बना दो, अगर उसमें वो क्वालिफिकेशन है तो उसे प्राथमिकता दो, योग्यता के आधार पर। बजाज प्लांट में ललितपुर जनपद के गिने चुने 5-6 लोग लगे हैं और वो भी अपने प्रभाव से लगे हैं कि उनसे आवश्यकता थी इसलिए वो जुड़ गए। अन्यथा एक मजदूर भी वो ललितपुर जनपद का नहीं लेना चाहते। आपको बता दें कि जब बजाज प्लांट में जो नियुक्ति का जो डिपार्टमेंट है वो ललितपुर में है ही नहीं, वो दिल्ली में है। यहाँ पे नियुक्ति की बात आती है तो कहा जाता है दिल्ली अप्लाई करो, वहाँ से स्वीकृति होगी तब बताएंगे। आप बताएंगे। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो पिछला कार्यकाल था विधायक लोगों का, उस कार्यकाल में ललितपुर में बहुत से काम हुए हैं। ललितपुर का स्टेशन रोड, देवगढ़ रोड, जो करीब 30 साल से नहीं बना था, ये पूरा बन के तैयार हुआ है। इतना अच्छा रोड है कि कोई कल्पना नहीं की। तभी ड्रा बाजार से लेके ड्रा बाजार से घंटा घर में आने में 1 घंटा लगता है, जैसा कि अभी बताया गया। पिछनारी में निकलने में अस्पताल जाना पड़ता है। राजघाट रोड जो करीब 30 साल से नहीं बना था, वो भी इसी प्रकार राजघाट का रोड भी है। तो आपके ये जिन विधायकों की देन नहीं है, ये पिछली सपा सरकार की देन है, उनके कार्यकाल में ये बनेगी। ये साहब सही कह रहे हैं कि उस समय अखिलेश यादव जी जब ललितपुर आए थे और उनकी जब कार दचकाव में जब वहां तक गई थी देवगढ़ तक, तब उन्होंने वही घोषणा कर दी थी ये सड़क के निर्माण कराए जाए। घोषणा की थी, करवाया सब योगी जी विधायक ने नहीं कराया। हेलो, हाँ, हम ये कहना चाहते हैं विधायक जी के कार्यालय में बहुत अच्छी बातें हमारे साथियों ने रखी है। यहाँ अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने और माननीय मुख्यमंत्री जी ने 3 काम ऐसे ललितपुर को दिए हैं जिससे कि यहाँ की जनता की भावनाएं जागृत हुई हैं। एक एयरपोर्ट, दूसरा मेडिकल कॉलेज, तीसरा बल्क ड्रग पार्क। अगर ये वास्तव में ये 3 योजनाएं बहुत ईमानदारी से लागू की जाएं तो ललितपुर का बहुत जल्दी विकास होगा। जैसा कि हम बताएं कि पूर्व हमारे जो सांसद रहे या मंत्री रहे डॉक्टर सुशीला नैयर जी ने अपने प्रयास से झांसी में मेडिकल कॉलेज खुलवाया उस जमाने में और भेल की स्थापना कराई। हम प्रदीप आदित्य जी का भी बता रहे कि उन्होंने 20-25 कार्यक्रमों में दिलचस्पी ली और सबसे बड़ी बात है ललितपुर में शताब्दी एक्सप्रेस का स्टॉपेज कराया। तो हमें मतलब इससे कोई मतलब नहीं, कोई पार्टी का सांसद या विधायक हो उनको काम के प्रति जागरूक रहना चाहिए। और जहाँ तक बुलेला जी की बात है तो उन्होंने भी अमजरा घाटी में कथा के माध्यम से जो है ललितपुर में जो है प्रेम भाईचारा और जो है ये इसकी स्थापना की और उन्होंने गरीबों के लिए वो आपकी एम्बुलेंस भी चलवाई है। तो उनका भी प्रयास सभी करते हैं, लेकिन कुछ लोग ज़्यादा सफल हो पाते हैं, कुछ नहीं हो पाते, सब तरह की बातें हैं। और जो है तो मैं जो भी हमारे जनप्रतिनिधि हैं, ठीक है, तो हम चाहेंगे कि जनप्रतिनिधि अपना ईमानदारी के साथ अपना दायित्व निभाएं और जनता समय समय पर उनको सचेत करें कि आप जो है नींद से जागिए और पब्लिक की सेवा करिए। बस ज़्यादा समय नहीं दे रहे, हम धन्यवाद दे रहे और अनुज हमारे सुनील शर्मा जी अच्छा प्रयास किया है। अभी जो बात निकल के आई है वो बात का मुख्य ये है कि प्रतिनिधि तो बनते हैं, 5 करोड़ रुपया 5 साल के लिए उनको विधायक निधि का मिलता है, खर्च तो उनको करना है, लेकिन
कहाँ करना है और उसका क्या वास्तविक लाभ जनता को मिल रहा या भ्रष्टाचार या कमीशनखोरी में उसकी भेंट चल रही है। मैं सभी आगंतुकों का इंडियन टीवी न्यूज चैनल की ओर से सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और जो आपने समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देश दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर और हर खबर से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए इंडियन टीवी न्यूज। नमस्कार। इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क।